बारबेरियन कहानी की शुरुआत में हम टेस को देखते हैं जो इस वक्त बारिश में भीगते हुए एक फोन से एक एयरबीएनबी हाउस बुक करती है। पर रात बहुत हो चुकी थी और हर जगह अंधेरा हो चुका था। वो गेट खोलने की कोशिश करती है पर गेट अंदर से बंद था। इस पर हैरान होकर टेस जहां से एयरबीएनबी बुक किया था उस पर कॉल लगाती है पर वहां से भी उसे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आता। उस घर में ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि अंदर की लाइट जल रही है और कोई आदमी अंदर मौजूद है। वो घर की रिंग बजाती है और तभी कीथ नाम का एक आदमी बाहर निकल कर आता है और कहता है कि इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर टेस बताती है कि ये घर तो मैंने बुकिंग पर लिया है, मैंने इसका रेंट पे किया है। जिस पर कीथ बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने भी ये घर रेंट पर लिया है, तुम चाहो तो मेरी बुकिंग चेक कर सकती हो। और दोनों ही एक दूसरे को अपने फोन में बुकिंग्स दिखाने लगते हैं। यानी जहां एक साइट से टेस की बुकिंग कंफर्म कर दी गई थी वहीं किसी दूसरी साइट से कीथ की भी बुकिंग भी कंफर्म कर दी गई थी। खैर अब ये दोनों इस घनी रात में बरसात में और कहीं जा भी नहीं सकते थे, इसलिए यहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं। कहीं ना कहीं टेस को लगता है कि ये आदमी कहीं मेरा फायदा ना उठा ले, इसलिए वो उससे दूरी बनाकर चलती है, ना ही ज्यादा बातचीत करती है। तो कीथ को भी समझ आ जाता है कि शायद इसे मेरा बिहेवियर ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो टेस को ऑफर करता है कि वो खुद सोफे पर जाकर सो जाएगा और रूम में वो आज रात यहाँ पर सो सकती है और कल सुबह जिन साइट्स ने हमारी कंफर्म बुकिंग की है उनसे बातचीत करके कोई और रूम या घर चेंज कर लेंगे। इस बात को सुनकर टेस को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो पीछे से टेस उसके पॉकेट में से उसकी आईडी प्रूफ की फोटो खींच लेती है। कल को अगर कुछ गड़बड़ हो तो कम से कम टेस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत तो हो। लेकिन कीथ यहाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसे खाने के लिए भी ऑफर करता है। घर के अंदर इन लोगों के वेलकम के लिए एक वाइन भी पड़ी थी। उसकी अच्छी बातों और अच्छे बिहेवियर को देखकर टेस को अब उस पर थोड़ा भरोसा होने लगता है। ये लोग साथ में वाइन पीते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, जहां पर टेस उसे बताती है कि वो एक राइटर है और एक डायरेक्टर के साथ उसकी मीटिंग होने वाली है। अगर उसकी कहानी फाइनल हो गई तो उसे अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। तब कीथ बताता है कि वो भी एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। फिलहाल के लिए वो इस घर का रेंट भर रहा है, लेकिन उसके पास खुद का पर्सनल घर भी है क्योंकि यहाँ से उसका ऑफिस पास पड़ता है, इसीलिए उसने यहीं पर रेंटल घर लिया। अब इन दोनों की अच्छी खासी बातचीत हो जाती है और रात को ये दोनों अपने अपने जगह पर सो जाते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर बाद टेस की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि किसी की आहट आ रही है। कोई तो पर्सन है जो कि अभी जस्ट पास से गुजरा है और उसने दरवाजा भी खोल दिया। तो वो घबरा कर कीथ के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरा दरवाजा क्यों खोला। जिस पर कीथ बताता है कि मैं तो कब से यहीं पर सो रहा हूँ, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। खैर कोई बात नहीं, तुम वापस शांति से जाकर सो सकती हो। और टेस भी अब बिना कुछ सवाल किए जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो नीचे आती है तो उसे घर में कीथ नहीं मिलता, बल्कि उसका छोड़ा गया सिर्फ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर कल रात के बिहेवियर से तुम्हें मेरी तरफ से कुछ बुरा लगा हो तो मैं शर्मिंदा हूँ। और अब जैसा कि आज टेस की भी मीटिंग थी तो वो भी अपनी गाड़ी उठाकर अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने डायरेक्टर से होती है जिसे वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। इस डायरेक्टर का नाम होता है मैक और वो पूछती भी है कि तुम घर से इतना दूर आई हो और यहाँ पर रह कहाँ रही हो। जहाँ पर टेस उसे बारबेरियन हाउस के बारे में बताती है और बताती है कि मैंने वहाँ पर एयरबीएनबी से अपना एक रूम बुक किया था। जिस पर मैक कहती है कि उस एरिया में एयरबीएनबी तो कोई कंपनी ऐड नहीं करती, तो फिर तुम्हें घर कैसे मिल गया। खैर जो भी हो, तुम शहर से ज्यादा दूर नहीं हो। जिसके बाद वो गाड़ी उठाकर वापस से उसी बारबेरियन हाउस में आ जाती है। अब उसे अपने कपड़े धोने के लिए डालने थे पर तभी उसे अपने पीछे से कोई गुजरता हुआ महसूस होता है, इसलिए वो पीछे बेसमेंट में जाने लगती है और नीचे जाते हुए उसे एक और सीक्रेट डोर दिखाई पड़ता है। उसे खोलने पर अंदर एक और लंबा रास्ता था, जहाँ की तहकीकात करते हुए वो एक ऐसे रूम में पहुँचती है जहाँ पर एक गंदा सा बेड, एक बाल्टी और एक पुराना कैमकॉर्डर मौजूद था।
ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई फेटिश फिल्म रिकॉर्ड करता होगा। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बाहर आने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। तभी उसे पास की खिड़की में से घर में कीथ एंटर होता हुआ दिखाई देता है, तो वो जोर जोर से चिल्लाती है कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, मेरी मदद करो। और तब कीथ आकर उसकी मदद करता है। यहाँ टेस उसे इस घर में मौजूद सारे कमरों और गंदी चीजों के बारे में बताती है, जिस पर पहले तो कीथ को विश्वास ही नहीं होता और वो कहता है कि ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। और अब जैसे घर की छानबीन के लिए कीथ नीचे बेसमेंट में उतर जाता है, तो आधे घंटे से ऊपर का भी वक्त हो जाता है, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आता। अब तो टेस को भी उसकी फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए खुद नीचे उतर जाती है। फिर उसे नीचे एक और बेसमेंट मिलता है, यानी कि एक के अंदर दूसरा। और आगे चलते चलते उसे किसी के चीखने की आवाज आती है और तभी उसकी मुलाकात कीथ से भी होती है, जो कि उसे कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो, मेरे पीछे कोई तो जीव है जो मुझे जान से मारना चाहता है, उसने मुझे काट भी लिया है। और तभी हम देखते हैं कि एक डिवॉल्व हुई फीमेल जो कि आकर उसका सर फोड़ देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम एजे को देख पाते हैं, जो कि एक डायरेक्टर था और इस वक्त उसकी बातचीत उसके दोस्त से हो रही थी, जहां पर उसका दोस्त बताता है कि तुम्हें कल रात पार्टी में नताशा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो तुम्हारे साथ इंटीमेट होना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने जबरदस्ती उसके साथ किया और अब तो उसने तुम्हारे ऊपर रेप के चार्जेस भी लगा दिए हैं। हो सके तो कुछ दिनों के लिए शहर से दूर हो जाओ। जहां पर अब एजे भी उसे एयरबीएनबी को बुक करता है और फिर जाकर अपने वेल्थ मैनेजर से मुलाकात करता है। मैनेजर का कहना था कि आजकल उसकी मूवीज कुछ चल नहीं रही हैं और अब ऊपर से पुलिस का चक्कर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जॉब छोड़ देगा। यानी कि एजे को हर तरफ से बुरी खबर ही मिल रही थी। अब जैसा कि उसने घर से दूर रहने के लिए उस एयरबीएनबी को बुक कर लिया था, इसीलिए वो उसी बारबेरियन हाउस में पहुंचता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद उसे 3-4 अलग अलग चीजें नोटिस होती हैं, जैसे कि पहले यहाँ पर किसी का सूटकेस पड़ा है, किसी के कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में पड़े हैं, डिश ओवर में भी काफी सारी प्लेट्स पड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि जो आदमी यहाँ पर पहले रहकर गया है, उसके निकल जाने के बाद में यहाँ बुकिंग वालों ने घर की सफाई नहीं की, तो इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर एक लीगल एक्शन लेने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आ जाता है, जो कि उसे एक पब में एंजॉय करने के लिए बुला लेता है। यहाँ पर एजे भी बताता है कि मैं बेसिकली उस लड़की के साथ गलत नहीं करना चाहता था, मुझे तो लग रहा था कि वो मान जाएगी, पर मुझे क्या पता कि वो ऐसी निकलेगी। खैर, अब काफी पार्टी करने के बाद वो इस घर के अंदर आकर सो जाता है। अगली सुबह उठने पर हैंगओवर के चलते उसे उल्टियां हो जाती हैं और जब वो इधर उधर टॉवेल ढूंढ रहा होता है तो उसे पुराने पड़े सामान दिखाई पड़ते हैं। इसी में उसे टेस का लैपटॉप भी दिखाई पड़ता है और अब वो सोचता है कि यहाँ के लोग आखिर एकदम से कैसे गायब हो गए। और फिर उसे भी वही बेसमेंट का रास्ता दिखाई पड़ता है, तो वो भी यहाँ नीचे पहुँच जाता है। उसे पता चलता है कि बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट है, यानी कि ये प्रॉपर्टी नीचे से बहुत ज़्यादा बड़ी है। और फिर वो उसके मेजरमेंट लेना शुरू कर देता है और ऐसे मेजरमेंट लेते वो उसे सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है, जहां पर एक बेड, कैमकॉर्डर और एक सड़ी हुई बाल्टी पड़ी थी। एजे को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि इस आइडिया के थ्रू वो एक मूवी भी बना सकता है। और यूं ही आगे बढ़ते वो एक ऐसे सेक्शन में पहुंच जाता है जहां ढेर सारे पिंजरे पड़े थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी उसे एक रूम दिखाई पड़ता है जिसके अंदर एक छोटी सी टीवी चल रही थी, जिसमें ये टेप चल रही थी कि एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। अब वो यहाँ और कुछ समझ पाता कि तभी वो अजीब से दिखने वाली क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देती है और सीन यही कट हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ से 40 साल पहले का सीन देख पाते हैं। इसके अंदर हम एक फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी गाड़ी को उठाकर एक सुपरमार्केट जाता है और वहां से ढेर सारा बेबी सिटिंग का सामान ले लेता है। तो ये सब कुछ देखकर स्टोर कीपर पूछती है कि क्या आपकी वाइफ नहीं आई, लेकिन फ्रैंक गुस्से में उसे बिना कुछ जवाब दिए गाड़ी को स्पीड में लेकर वहां से निकलने वाला होता है कि तभी उसकी नज़र एक सुंदर सी लड़की पर पड़ती है और वो उसे फॉलो करने लगता है। जब वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है तो वो अपनी गाड़ी को वहीं लगाकर एक प्लम्बर की ड्रेस पहन लेता है और उसके घर पहुंच जाता है और कहता है कि आपके यहाँ से किसी की कंप्लेन आई थी कि नल चल नहीं रहा।
इसीलिए मैं एक बार देखने आया हूँ। अब लड़की जिसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए वो फ्रैंक को बाथरूम में भेज देती है। जिसके बाद तो बाथरूम में पहुंचने पर फ्रैंक थोड़ा बहुत नल के साथ छेड़खानी करता है और बाहर से आने जाने के लिए खिड़की का दरवाजा खोल देता है। घर आने पर उसका पड़ोसी उसे कहता है कि फ्रैंक, पूरा का पूरा एरिया खाली होने वाला है, अब तो यहाँ पर इस जगह कोई रहना भी नहीं चाहता, आखिर तुम कब तक अपना घर शिफ्ट कर रहे हो। जिस पर फ्रैंक बताता है कि ये मेरा घर बहुत ही पुराना है और मैं इसे नहीं बेचूंगा, और रही बात तुम्हारी, तुम जहाँ भी चाहो जा सकते हो। जिसके बाद वो घर में आता है और सीधा बेसमेंट में निकल जाता है, जहां पर उन्हें पिंजरे में से ढेर सारी लड़कियों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और तब सीन करंट सिचुएशन पर शिफ्ट होता है, जहां पर अब हम एजे और टेस को साथ में देखते हैं, जिससे वही क्रिएचर एक दूध की बोतल पिलाने लगती है। टेस कहती है कि इसकी बात मान जाओ, ये दूध पी लो, लेकिन एजे ऐसा नहीं करना चाहता था। इस पर उस फीमेल को गुस्सा आ जाता है और वो आकर नीचे टेस को प्यार करने लगती है। इस क्रिएचर को लग रहा था कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं और अब इनके दूध पीने की बारी आ चुकी है। खैर एजे इस बात को समझ चुका था कि यहाँ पर गड़बड़ है और वो इस मदर को अपने से दूर करने लगता है, लेकिन तभी वो उसके पास आ जाती है और उसे घसीट कर ले जाती है अपने रूम में, जहाँ पर वही टेप चल रही थी कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। और अब तो नहीं चाहते हुए भी एजे को ऐसा करना ही पड़ता है कि तभी हम टेस को देख पाते हैं, जो कि पीछे से मौका पाकर उस घर से भागने की कोशिश करती है। अब जैसे तैसे वो उस घर से बाहर निकलती ही है कि वही आदमी उसे रास्ते में रोक लेता है, जिसने उसे पहले भी रोका था और कहा था कि आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं, यहाँ से जल्दी निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर घूमने वाली क्रिएचर रात को भी बाहर निकलती है। जिस पर टेस बताती है कि मेरा एक दोस्त अभी भी नीचे कैद है, हमें कैसे भी करके पुलिस को बुलाना होगा, लेकिन आंद्रे वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वहीं अगले सीन में हम एजे को देख पाते हैं, जो कि जैसे तैसे उस मदर से अपना पीछा छुड़वाकर अपने फोन की टॉर्च से दीवार पर लगे तारों के सहारे आगे बढ़ने लगता है। और बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे रूम की तरफ पहुंच जाता है जहां पर वो मदर भी आने से डरती थी। वहीं हम टेस को देखते हैं, जो कि एक ग्रोसरी स्टोर के पास पहुंचकर पुलिस को कॉल करवाती है। अब जहां कहानी में एक तरफ हम एजे को देखते हैं, जो उस रूम में घुसकर वही 40 साल पुराने बूढ़े फ्रैंक को देखता है, वहीं दूसरी तरफ टेस यहाँ सारी सच्चाई पुलिस वालों को बताती है। अब हालांकि इस वक्त उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, तो पुलिस वालों को लगता है कि ये हमारे साथ मजाक कर रही है। टेस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि किसी इंसान की जान खतरे में है, आप लोग मेरे साथ चलिए, लेकिन पुलिस वाले ऐसा करने से मना कर देते हैं। वहीं एजे फ्रैंक को कहता है कि आपको मेरी मदद करनी होगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बाहर रास्ते में वो मदर खड़ी है, अगर मैं बाहर गया तो वो मुझे जान से मार देगी। लेकिन यहाँ फ्रैंक उसकी मदद करने के बजाय जो बंदूक में लास्ट गोली बची थी उससे खुद को शूट कर लेता है। उसके रूम में भी वैसा ही एक पुराना टीवी और पुरानी कुछ कैसेट्स पड़ी थी, जिन्हें एजे जब खुद देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि फ्रैंक तो एक नंबर का बदमाश आदमी था, जो कि दूसरे लोगों के घरों में घुसकर उनकी औरतों को चुराकर उनके साथ जबरदस्ती किया करता था और फिर उनसे पैदा होने वाली बच्चियों के साथ में भी गलत किया करता था। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो फीमेल्स थीं उन्हें डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन तब एजे को लगता है कि सामने से वही क्रिएचर उसकी तरफ भागते हुए आ रही है और वो शूट कर देता है, जबकि सामने से तो टेस भागती हुई आ रही थी। जब उसे पता चला कि उसके हाथों गलती हो गई है तो वो घायल पड़ी टेस को उठाकर वहां से भागने लगता है कि तभी रास्ते में उन्हें आंद्रे मिल जाता है, जो कि कहता है कि यहाँ से बचकर छुपने की मैं एक जगह जानता हूँ, वो कभी भी मेरे प्लेस पर नहीं आती। फिर उन्हें बिठाकर वो एक शांत प्लेस पर पूरी बातचीत बताता है कि आज से 40 साल पहले वही फ्रैंक नाम का बूढ़ा आदमी, जो कि दूसरी औरतों के साथ में बुरे काम किया करता था, उनकी इज्जत लूटकर उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया करता था और फिर उन्हीं बच्चों के लिए बेबी सिटिंग का सामान सुपरमार्केट से खरीदता था। बस उन्हें खाने पीने के लिए जितना सामान जरूरत होती थी उतना ही दिया करता था और बाकी फ्री टाइम में अपनी इच्छा की पूर्ति करता था। खैर ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास छिपने की जगह है, अगर तुम लोग यहाँ ना आते तो कब की वो मदर तुम्हें मार देती। कि तभी पीछे से दीवार तोड़कर हाथ बाहर आ जाता है और वहीं आंद्रे का दोनों हाथ ही बाहर निकाल देती है। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए एजे, जिसके पास में बंदूक थी, वो ऊपर टंकी पर चढ़ने लगता है। हालांकि टेस को भी कुछ समझ नहीं आता।
इसलिए वो भी टंकी पर चढ़ने लगती है। लेकिन जब पीछे देखती है तो मदर भी उनके पीछे आ रही थी। अब जैसे तैसे ये बिल्कुल छत तक पहुंच जाते हैं। तब एजे को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही आइडिया समझ में आता है। उसे ये तो पता चल गया था कि ये मदर हम दोनों को एज ए बच्चा ट्रीट कर रही है, तो अगर मैं बच्चे को ऊंचाई से नीचे फेंक दूं तो वो जरूर उसे बचाने के लिए कूद जाएगी। तो वो टेस को वहां से नीचे फेंक देता है और टेस को बचाने के लिए वो मदर ऊपर से नीचे कूद जाती है। और जब एजे नीचे आता है तो दोनों की बॉडीज को देख पाता है। हालांकि सारा घाव वो मदर ने ले लिया था, इसी वजह से टेस की जान बच गई थी। लेकिन टेस को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उस डिवॉल्व हुई क्रिएचर में इतनी ताकत थी कि ये छोटे मोटे घाव उसके लिए कुछ भी नहीं थे। इसलिए सबसे पहले वो गुस्से में आकर एजे का सर फाड़ देती है और तभी टेस भी बंदूक उठाकर सीधा उसे शूट कर देती है। असल में यहाँ फ्रैंक ने ही एयरबीएनबी को मैनिपुलेट करके खुद के लिए बुकिंग्स के लिए जुगाड़ लगवा लिया था, ताकि लोग यहाँ पर आते रहें और उसकी बेटी या कहें उस डिवॉल्व क्रिएचर का शिकार बनते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।